नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योति सेडाना गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा से समाजशास्त्र विभाग से हूँ। आज हम जो यहाँ चर्चा करेंगे वो बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर की करेंगे और प्रथम पेपर में भी फर्स्ट यूनिट की हम चर्चा करेंगे। जैसे कि ये विषय जब आपने फर्स्ट ईयर में ऑप्ट किया होगा तो हम में से बहुत सारे विद्यार्थी जानते हैं, नाम से ही पता लग जाता है कि इस विषय में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। बहुत गहराई में नहीं भी समझ में आता हो नाम लेने के बाद तो हम सिर्फ सुपरफिशियल तरीके से ये समझ जाते हैं कि समाजशास्त्र यानी समाज के बारे में जो विषय अध्ययन करता हो या जानकारी देता हो उसको हम समाजशास्त्र कहते हैं। एक मोटे तौर पर सभी लोग इसका अर्थ यही निकालते हैं। चलिए, अब किसी भी विषय को समझने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम उस विषय की उत्पत्ति कैसे हुई, वो विषय उसका नाम वो कैसे पड़ा और उसमें क्या अध्ययन किया जाता है या उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होगा, ये सब हम जान ले तो उसके पहले हमें उसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या उसकी ओरिजिन समझना बहुत जरूरी होता है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, स्लाइड पे लिखा है कि 17वीं शताब्दी में यानी मध्य युग में जो है, ये जो मैंने घटनाएं लिखी हैं आपने पढ़ा इसमें कि 17वीं शताब्दी जो है यानी 16th सेंचुरी है, मध्य युग है, ये रेनेसा पीरियड था। रेनेसा मतलब नव जागरण का काल। फिर मैंने लिखा है आपको अमेरिकन रिवोल्यूशन, फिर मैंने लिखा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, बर्थ ऑफ अगस्ट कोम्ते एंड ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। ये सारी घटनाएं मैंने क्यों लिखी हैं, इनको समझने से पहले मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपके जाऊंगी कि प्रारंभ में जब मनुष्य जो था वो अपनी प्रारंभिक जितनी भी उसकी मानव की आवश्यकताएं होती हैं, भोजन है, आवास है, रहन सहन, उन सबके लिए वो क्या करता था, नेचर पर निर्भर था। तो प्रारंभ में प्रकृति अपनी सारी आवश्यकताओं को नेचर से पूरा करता था। तो नेचर और मनुष्य की एक दूसरे पर अंतर निर्भरता थी, यानी मैन की नेचर पर डिपेंडेंसी थी, निर्भरता थी, और बदले में नेचर को जो था वो मैन प्रोटेक्ट करता था, यानी इंटरडिपेंडेंस थी, दोनों की एक दूसरे पर डिपेंडेंस थी। और समय विकास हुआ होगा और इवोल्यूशन की प्रोसेस चलती रही, धीरे धीरे समाज जो था वो आगे बढ़ता चला गया। तो फिर मनुष्य की जनसंख्या बढ़ी, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी, मनुष्य की पृथ्वी पर निर्भरता और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि उसकी आवश्यकताएं ज्यादा हो गई, जनसंख्या ज्यादा हो गई। धीरे 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 मनुष्य की निर्भरता बढ़ने से प्रकृति ने मनुष्य को चुनौती देना शुरू कर दी, क्योंकि जब पृथ्वी पर आवश्यकता से अधिक भार पड़ना शुरू हुआ प्रकृति पर तो उसने मनुष्य को चुनौती देना शुरू कर दी। आप सबने अपने प्रारंभिक क्लासेस में डार्विन की थ्योरी जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पढ़ा होगा। उन्होंने अपनी पुस्तक में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो पुस्तक लिखी है उसमें ये बताया था कि वही सर्वाइव कर सकता है या वही सर्वाइव करता है जीवन में जो फिट होता है, यानी योग्य होता है। तो प्रकृति के साथ संघर्ष करने में जो जो जीव जंतु प्राणी सफल हुए वो जीवित रह गए और बाकी लुप्त प्राय हो गए। आप बहुत सारे ऐसे जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं जो प्राचीन समय में थे, आदिम समाज में थे, आदिम काल में थे, लेकिन अब हमारे समय में नहीं है। तो वो इसीलिए क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नियम के नाम से जो उस संघर्ष में जीत जाता है वो कंटिन्यू करता है, वो जीवित रहता है, उसका अस्तित्व बना रहता है और बाकी का समाप्त हो जाता है। तो प्रकृति और मानव की जंग छिड़ी जिसमें मनुष्य ने मतलब प्रकृति ने मनुष्य को चुनौती देना शुरू की। प्रकृति से जब मनुष्य को चुनौती मिली तो उसने अपने आप को सेव करने के लिए, अपने अस्तित्व को कंटिन्यू करने के लिए उसने और मनुष्यों का वो मनुष्य पर उसकी निर्भरता बढ़ गई। धीरे धीरे मनुष्य पर निर्भरता बढ़ी तो अब जो संघर्ष था वो मनुष्य और मनुष्य के बीच में शुरू हो गया। मनुष्य ने पहले जो था वो समाज, परिवार, विवाह, धर्म, संस्थाएं नहीं थी, आप पढ़ते हैं, है ना, और इस तरह की संस्थाएं नहीं थी क्योंकि समाज अस्तित्व में नहीं था। जब धीरे धीरे मनुष्यों के जो झुंड आपस में जुड़ने लगे, कंबाइन होने लगे, मनुष्य एक दूसरे पर उनकी निर्भरता बढ़ने लगी, तब मनुष्य समूह, छोटे छोटे समूह बने, समूह से समाज बने और समुदाय बने और फिर आज का जो वर्तमान समाज है वो आपके सामने है। तो मनुष्य और मनुष्य में जब संघर्ष होने लगा, मनुष्य पहले प्रकृति और मनुष्य के बीच में जंग हो रही थी, फिर जब समाज ने अस्तित्व ले लिया और लोग सभ्य तरीके से, संगठित तरीके से रहने लगे, तब मनुष्य और मनुष्य के बीच में संघर्ष शुरू हुआ। तो संघर्ष कब होता है, किन के बीच में होता है? जनरली हम पढ़ते हैं कि डायलेक्टिक्स या संघर्ष उन्हीं के बीच में होता है, एक ताकतवर, एक शक्तिशाली और एक पावरलेस यानी शक्तिहीन के बीच में होता है। तो प्रारंभ में ये सारी जो गतिविधियां थी, मतलब जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं, ये जब हम कहते हैं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति जो है यूरोप में हुई, है ना, तो
यूरोप में हम सभी जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म का प्रभुत्व था। धर्म जो पोप की सत्ता थी यानी चर्च जो था वो कंट्रोलिंग पावर थी, यानी रूलिंग पावर जो थी वो चर्च था। और चर्च का जो स्वामित्व था यानी जिसके ऊपर उसका पावर थी वो था पोप की सत्ता थी, यानी चर्च जिनके कंट्रोल में होता है उन्हें पोप कहलाते थे। तो पोप की सत्ता थी यानी पोप। तो उस समय में जो रिलीजन था वो सारे समाज को कंट्रोल करता था, सारे नियम रूल रेगुलेशंस समाज के उसी के माध्यम से चलते थे। तो धीरे धीरे नेचुरली रिलीजन जो था वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और वहां पर जब ये बहुत समय तक ये काल चलता रहा, ये समय चलता रहा, तो लोगों में धीरे धीरे ये विरोध होना शुरू हो गया कि ये सवाल उठना शुरू हो गया या ये विवाद शुरू हो गया कि राज्य, धर्म और व्यक्ति इन तीनों में ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, यानी सर्वोपरि कौन है, हु इज सुप्रीम अमंग स्टेट, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। यहाँ पर ये बहस शुरू हुई और इस बहस ने जन्म दिया पहला जो लोगों ने प्रतिरोध करना या विरोध करना शुरू किया, रिवोल्ट करना शुरू किया, उसको हम नव जागरण काल कहते हैं, जो कि आपके सामने स्लाइड पे लिखा है कि 16th सेंचुरी या मिडिल एज, यानी मध्य काल में, मध्य युग में, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में नव जागरण का काल आया। यानी नव जागरण या रेनेसा पीरियड इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि पहली बार तब धरती पर पहली बार विश्व में जो लोगों ने अपने खिलाफ होने वाले नाइंसाफी को या न्याय को के विरुद्ध जब खड़े हुए आवाज उठाई तो वो रेनेसा पीरियड था। क्योंकि इस पीरियड में लोगों के दिमाग में ये आया कि राज्य, परिवार और व्यक्ति, राज्य, समाज और व्यक्ति में से कौन सर्वोपरि है। उसके बाद ये बहस शुरू हुई। फिर धीरे धीरे आप देखिए कहीं एक रिवोल्ट होता है, कहीं एक विरोध शुरू होता है, तो उसका देखा देखी आसपास के बाकी के स्थानों पर भी रिवोल्ट शुरू हो जाता है। लोग उसको देखा देखी, लोगों में हिम्मत आती है और लोग रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद चूंकि ये पूरा यूरोप में, मैंने कहा कि नवजागरण यूरोप से प्रारंभ हुआ था। 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई, अमेरिकन क्रांति हुई। तब उस जो सवाल पहले उठा था कि व्यक्ति, समाज और राज्य में कौन सर्वोपरि है, कौन बड़ा है, उसी के सपोर्ट में फिर अमेरिकन क्रांति में सवाल उठा कि समानता, स्वतंत्रता और तार्किक व्यक्तिकरण, यानी इक्वलिटी, समानता, फ्रीडम, स्वतंत्रता और तार्किक व्यक्तिवाद यानी रैशनल इंडिविजुअलिज्म, ये मुद्दे उठने लगे, इनकी डिमांड होने लगी, इन वैल्यूज को स्टैब्लिश करने की डिमांड होने लगी। फिर उसके बाद 1760 से 1840 के बीच में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई, जिसे हम इंग्लैंड की क्रांति कहते हैं, यानी इंग्लैंड में हुई थी पहली औद्योगिक क्रांति। आप सबने अपने प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो औद्योगिक क्रांति, उद्योग कब आया, जब साइंस आई, यानी जब विज्ञान एस्टैब्लिश हुआ, जब विज्ञान का मूल्य, विज्ञान, साइंस, वैल्यू ऑफ साइंस एस्टैब्लिश हुई, लोगों ने उसको एक्सेप्टेंस दी, तब जाकर मशीनें बनी और मशीनी युग आया, तब आप इंडस्ट्रीज आई। तो इस युग में पहली बार साइंटिफिक टेम्पर इंपॉर्टेंट हो गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किकता इंपॉर्टेंट हो गई, उसकी रैशनैलिटी एस्टैब्लिश कर दी गई। हर चीज के पीछे कोई तर्क होता है, बिना तर्क के, बिना कैजुअलिटी के कोई भी चीज समाज में नहीं होती। फिर 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। फ्रांसीसी क्रांति में भी पहले जो मूल्य उठ रहे थे, स्वतंत्रता, समानता की, न्याय की मांग हो रही थी, है ना, तार्किक आपके ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण एस्टैब्लिश हो गया। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसको सबसे इंपॉर्टेंट कारण माना जाता है ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी के लिए, समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए सबसे अहम कारण जिसे माना जाता है वो है फ्रांसीसी क्रांति। और फ्रांसीसी क्रांति में जो है वो लोकतांत्रिक मूल्य यानी डेमोक्रेटिक वैल्यू के एस्टैब्लिशमेंट की बात होने लगी। विशेष रूप से जो जन सहभागिता है, निर्णय प्रक्रिया में यानी डिसीजन मेकिंग पावर में सभी की सहभागिता होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति की, हर एक नागरिक की सहभागिता की मांग की जाने लगी। और यहाँ पर ये एस्टैब्लिश हो गया कि राज्य, समाज और व्यक्ति में से समाज सर्वोपरि है। जो विवाद रेनेसा काल में, नवजागरण काल में उठा था, उस विवाद का वो विवाद यहाँ का शांत हो गया और एस्टैब्लिश हो गया इन सब क्रांतियों के दौरान कि समाज, व्यक्ति और राज्य में से समाज सर्वोपरि है, यानी स्टेट, सोसाइटी इज सुप्रीम पावर। यहीं से समाज के अध्ययन की विशेष, समाज जो है अध्ययन का विषय बनना शुरू हुआ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो चार नाम मैंने आपको बताया, रेनेसा पीरियड, नवजागरण का काल,
अमेरिका की क्रांति, औद्योगिक क्रांति यानी इंग्लैंड की क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। ये जो क्रांति हैं ये रेस्पॉन्सिबल हैं ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए। अब जब मैंने कहा कि विवाद सुलझ गया कि समाज सर्वोपरि है व्यक्ति, समाज और राज्य में से, तो अब ये शुरुआत हुई कि समाज का अध्ययन होना चाहिए। अब जब फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो मैंने आपको लिखा है नेक्स्ट पॉइंट 1798, वो क्या है? बर्थ ऑफ अगस्ट कोंत, यानी अगस्ट कोंत जिनको हम समाजशास्त्र का जनक कहते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, वो फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुए। यानी उस समय फ्रांसीसी क्रांति होकर चुकी थी और उसके जो सारे रिपरकशन और सारी चीजें थी वो समाज में थी, यूरोपियन समाज में फैली हुई थी। तो वो जो दौर था वो बहुत उथल पुथल का दौर था। और जब ये स्टैब्लिश हो चुका था क्रांतियों के दौरान कि समाज सर्वोपरि है, तो अगस्ट कोंत ने सोचा कि एक ऐसा विषय ढूंढा जाए जिसमें हम समाज का समग्र रूप से अध्ययन कर सके। एक चीज और विद्यार्थियों याद रखो कि समाजशास्त्र जो है, जितने भी समाज विज्ञान है, दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी है, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र है, पब्लिक एड, लोक प्रशासन है, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, जितने भी समाज विज्ञान है वो सभी पुराने हैं, वो सभी समाजशास्त्र की तुलना में पुराने हैं। समाजशास्त्र सबसे न्यू सोशल साइंस थी। तो हमारे दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि समाज का अध्ययन बाकी विषयों में भी किया जाता है थोड़ा बहुत, तो हमने ये नया विषय बनाने की क्या जरूरत थी? आप देखेंगे कि बाकी जितने भी विषय आप पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, सब में आप पार्शियल स्टडी करते हैं समाज की, केवल उसके एक पक्ष का अध्ययन करते हैं। जैसे इतिहास में हम पास्ट ऑफ सोसाइटी यानी इतिहास समाज के अतीत का अध्ययन करते हैं, किसी भी घटना के अतीत का अध्ययन करते हैं। साइकोलॉजी में व्यक्ति के व्यवहार का, मन का अध्ययन करते हैं, माइंड ऑफ स्टडी ऑफ माइंड करते हैं। फिलॉसफी में आप रिलीजन की, एब्स्ट्रैक्ट की, जितने भी रिलीजन्स हैं उन सब की स्टडी करते हैं, उनके प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट स्टडी करते हैं, खासतौर से अमूर्त का अध्ययन हम करते हैं, है ना। तो हर एक जितने भी विषय हैं उसमें हम समाज के किसी न एक एस्पेक्ट की, एक पक्ष की स्टडी करते हैं। तो ऐसा कोई विषय उस समय में नहीं दिखा अगस्ट कोंत को जो समाज के समग्र रूप में एज अ होल स्टडी कर सके। तब इन्होंने एक नवीन विषय के बारे में सोचा और वो विषय था समाजशास्त्र। पर समाजशास्त्र इसीलिए हम कहते हैं कि 1838 में समाजशास्त्र विषय को इन्होंने जन्म दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे अभी इसको और विस्तार से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो समाजशास्त्र का पहला नाम था वो था सोशल फिजिक्स, जैसे हमने लिखा है समाज भौतिकी। लोगों ने इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये चूंकि अगस्ट कोंत जो बेसिकली थे वो फिजिक्स के थे, भौतिकी शास्त्री थे, तो भौतिक का अध्ययन करने वाले थे, तो उन्होंने नाम दिया सोशल फिजिक्स यानी समाज की भौतिकी का अध्ययन करने वाला विषय। लेकिन लोगों ने इसकी आलोचना की, जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसकी आलोचना की और उन्होंने कहा कि नाम से स्पष्ट नहीं होता है। और बहुत सारे लोगों ने जब इसकी आलोचना की तो इस विषय को चेंज करने की बात आई। तब जॉन स्टुअर्ट तब और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अलग अलग नाम सुझाए। बाद में अगस्ट कोंत ने 1838 में इस विषय को नाम समाजशास्त्र दिया, इसलिए वो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहलाए। उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। उन्होंने दो वर्ड्स इसमें इंक्लूड किए, सोशियस प्लस लोगस। सोशियस लैटिन शब्द है, लोगस जो है ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ हुआ सोसाइटी प्लस साइंस, यानी सोशियस मतलब सोसाइटी, लोगस मीन साइंस। तो समाज का विज्ञान, इसका अगर हम बेसिक कंसेप्ट का मीनिंग जाने। लेकिन जेएस मिल ने यानी जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसकी भी आलोचना की और उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह दो भाषाओं का की अवैध संतान है। सोशियोलॉजी इज द इल्लीगल चाइल्ड ऑफ टू लैंग्वेजेस। ये सेंटेंस आपको याद रखना है, कई बार ये आ जाता है कि हु सेड दिस, किसने, हु सेड दिस, ये सेंटेंस किसने दिया या ये कथन किसने कहा कि समाजशास्त्र दो विषयों की अवैध संतान है। तो सोशियोलॉजी इज द इल्लीगल चाइल्ड ऑफ टू लैंग्वेजेस, ये जेएस मिल ने कहा था। और उन्होंने इस विषय को रिजेक्ट करते हुए इथनोलॉजी शब्द का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। जिसका इथनोलॉजी का हिंदी में होता है संस्कृति शास्त्र या नृजातीय शास्त्र, जो एक्सेप्ट नहीं हुआ। और बाद में कुछ समाज वैज्ञानिकों ने मिलकर समाजशास्त्र विषय को एक्सेप्ट कर दिया। और 1838 में, सॉरी बच्चों ये गलत लिखा है, ये 1838 है, तो 1838 में ये विषय अस्तित्व में आया। चलिए अब सवाल उठता है कि अब और हम डीप में पढ़े कि व्हाट इज सोशियोलॉजी। तो समाजशास्त्र क्या है? तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। अब दो शब्द हैं इसमें, साइंस एंड सोसाइटी। क्या होता है विज्ञान? तो
तो विज्ञान किसी भी विषय का जब आप व्यवस्थित और विशिष्ट ढंग से अध्ययन करते हैं तो आप उसे विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान क्या है? व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर। किसी भी विषय के विषय वस्तु का जब आप सिस्टमैटिक ढंग से अध्ययन करते हैं, व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हैं, विशिष्ट ढंग से अध्ययन करते हैं, तो वो साइंस कहलाता है। ठीक है। अब सोसाइटी क्या है? सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशंस। वर्तमान में हम जब ये परिभाषा देते हैं वेब ऑफ सोशल रिलेशंस तो इस पे आपत्ति होती है, लोग इसकी लोग आपत्ति उठाते हैं इस पे, क्योंकि अब ये वेब ऑफ सोशल रिलेशंस नहीं है। लेकिन जब हम बाद में कभी चेंज की बात करेंगे तो हम उसको शामिल करेंगे, पर अभी चूंकि हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो हम इसके प्रारंभिक रूप में ही मैंने इसको यहाँ शामिल किया है। तो सोसाइटी क्या है? वेब ऑफ सोशल रिलेशन, संबंधों के जाल को आप समाज कहते हैं। अब दो शब्द आपके पास है। साइंस क्या है? स्पेसिफिक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, और सोसाइटी क्या है? वेब ऑफ सोशल रिलेशंस। अब दोनों को मिला दीजिए तो क्या डेफिनेशन बन गई आपकी? सोशियोलॉजी इज अ स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल रिलेशंस, यानी समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों की विशिष्ट और व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने वाला विषय है। आया आपको समझ में? अब जो नया शब्द निकल के आया दैट इज सोशल रिलेशन। संबंध क्या है, यानी संबंध कैसे बनते हैं? संबंध बनने के लिए आपके किसी से भी जब हम संबंध बनाते हैं तो हमारे संबंध कैसे बनते हैं? संबंध बनाने के लिए दो या दो से अधिक सोशल एक्टर होने चाहिए, यूनिट होनी चाहिए, जिसको आप व्यक्ति या इंडिविजुअल कह रहे हैं, दैट इज सोशल यूनिट। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। वो आपस में इंटरैक्शन करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे। अंतःक्रिया करना मतलब आपस में बातचीत करना, व्यवहार करना, जिसको आप सोशियोलॉजिकली इंटरैक्शन कहते हैं। इंटरैक्शन करने के लिए दो चीजें आपको चाहिए, एक कांटेक्ट, एक कम्युनिकेशन, संचार और संपर्क और संचार। संपर्क, हम जब किसी से इंटरैक्शन करते हैं तो हम उससे संपर्क करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, और फिर हम उससे अपनी बात उसको कहते हैं और वो अपनी बात हमें कहता है, यानी ये टू वे प्रोसेस हो जाती है। हमने उसको कहा और उसने हमें कम्युनिकेट किया। तो इंटरैक्शन करने के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ता है, आपको उससे कम्युनिकेट करना पड़ता है, और अगर ये यहीं पे स्टॉप हो जाता है तब वो संबंध में कन्वर्ट नहीं होता, खत्म हो जाता है। लेकिन जब ये कांटेक्ट और कम्युनिकेशन कंटिन्यू बना रहता है और इसमें रिपीटिशन होता है, बार बार दो या दो से अधिक लोगों के बीच में इंटरैक्शन होता है, बार बार होता है, पुनरावृत्ति होती है, लगातार हो या एक समय के गैप के बाद हो, तब वो रिलेशन में कन्वर्ट होता है। तो सोशल रिलेशंस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? दो या दो से अधिक सोशल एक्टर होने चाहिए, उनके बीच में अंतःक्रिया होनी चाहिए, संपर्क और संचार होगा उनके बीच में, और फिर उनकी जब पुनरावृत्ति होगी तो वो सामाजिक संबंध में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि समाज जो है संबंधों का जाल है। अब ये संबंध तो बन गए, अभी आपने पहली स्लाइड में पढ़ा संबंध कैसे बनते हैं। अब संबंधों का जाल कैसे बनता है? एक व्यक्ति है, सोशल एक्टर है, वो उसका एक मित्र है, उसका एक परिवार है, उसकी नातेदारी है, उसका विवाह के बाद के परिवार है, विवाह के बाद के नातेदार हैं। तो धीरे धीरे उसके ग्रुप बढ़ता चला जाता है, यानी व्यक्ति से बने समूह, पारिवारिक समूह, रिश्तेदारों का समूह, मित्रों का समूह, ऑफिस का समूह, ऑफिस के कर्मचारियों के साथ जिनके साथ वो उसके कलीग्स का समूह है ना, उसके अगर वो खेलता है तो स्पोर्ट समूह, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे समूह हैं। उन समूहों को मिलकर एसोसिएशन, कम्युनिटी, ये सब बनते हैं, और इन सब के कॉम्बिनेशन से बनता है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठित व्यवस्था होती है। उस ऑर्गेनाइजेशन को ही आप सोसाइटी कहते हैं। यानी सोसाइटी में व्यक्ति है, व्यक्ति से छोटे छोटे समूह बनते हैं, समूह के बाद समूह बनते हैं तो समुदाय बनते हैं, और समुदाय बनते हैं तो कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनता है, और फिर उसको आप सोसाइटी के रूप में जानते हैं। अब इन सब का आपस में इंटरेक्शन है, एक व्यक्ति का परिवार से, परिवार के सारे लोगों से है, फिर नातेदारों से है, फिर विवाह के बाद के नातेदारों से है, ऐसी समिति से है, समुदाय के लोगों से है, सबसे उसका इंटरेक्शन है, संबंध होता है, और ये धीरे 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 एक वेब यानी एक जाल बन जाता है, और इसी वेब ऑफ रिलेशंस को ही आप समाज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब समाज की बहुत सारी डेफिनेशन है, मतलब समाजशास्त्रियों मतलब समाजशास्त्र को बहुत सारे लोगों ने परिभाषित करने की कोशिश की है, लेकिन हम पहली परिभाषा फादर ऑफ सोशियोलॉजी की लेंगे। अगस्त कौन, जो कि इसके जनक हैं, उन्होंने जो पहली परिभाषा दी थी, जैसे हमने कहा था कि इन्होंने पहला नाम दिया सोशल फिजिक्स के होने के नाते इन्होंने ये नाम दिया, तो इनकी जो शब्दावली थी वो फिजिक्स से ही इन्होंने पहले ड्रॉ की थी, तो इनकी डेफिनेशन में भी वही वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक, यानी समाजशास्त्र
सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। बाद में इन्होंने इसको संशोधित कर दिया इस परिभाषा को, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया कि पहले सोशल फिजिक्स नाम था, इसलिए इनके जो वर्ड्स थे वो फिजिक्स से ले लिए गए। बाद में इन्होंने इसको संशोधित किया और इन्होंने डेफिनेशन 2 शब्द रिप्लेस कर दिया अपनी डेफिनेशन में। पहला है सोशल स्टैटिक्स, तो सोशल स्टैटिक्स की जगह इन्होंने कर दिया सोशल ऑर्डर, और दूसरा शब्द है सोशल डायनामिक। सोशल डायनामिक यानी सामाजिक गतिशीलता, उसकी जगह कर दिया सोशल प्रोग्रेस। अब परिभाषा बनी समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक विषय है, या वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समझ में आ रहा है? 2 शब्द जो थे, अगर हम इसको देखें तो ये जो शब्द है आपका सोशल स्टैटिक्स और ये सोशल डायनामिक, सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी। स्टैटिक का मतलब जो चीज स्थिर रहती है उसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। सामाजिक की गतिकी का मतलब जो चीज गतिवान है, परिवर्तनशील है, उसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। इन्होंने बाद में इसको रिप्लेस किया, तो सोशल स्टैटिक की जगह आ गया सोशल ऑर्डर और सोशल डायनामिक की जगह आ गया सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक गतिकी। मतलब वही है, सामाजिक व्यवस्था में स्थिर चीजों का अध्ययन और सामाजिक प्रगति में परिवर्तनशील चीजों का अध्ययन हम करते हैं। एक शब्द इनका और है, ये देखिए साइंटिफिक स्टडी। इन्होंने अपनी परिभाषा में लिखा कि हम सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। बिकॉज ही बिलोंग्स टू साइंस और नेचुरल साइंस, फिजिक्स के थे, तो इन्होंने कहा कि समाज शास्त्र में भी हम वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करेंगे तो समाज का जो अध्ययन होगा वो बहुत वैलिड ऑब्जेक्टिव तरीके से होगा, यानी साइंटिफिक तरीके से होगा। अब उसकी कुछ विशेषताएं हैं, अगर हम इन विशेषताओं को शामिल कर लें तो इनका ये कहना था उस मेथड को, उस फीचर्स को साइंस की हम शामिल कर लें तो सोसाइटी की स्टडी भी साइंटिफिक तरीके से हो सकती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी एक पॉजिटिविस्टिक साइंस है, यानी ये एक प्रत्यक्षवादी विज्ञान है। क्या क्या विशेषताएं हैं जिससे एक समाजशास्त्र जो है एक साइंटिफिक स्टडी कर सकता है? ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, कैजुअलिटी कारण परिणाम संबंध, ऑब्जेक्टिविटी वस्तुपरकता यानी न्यूट्रल होकर किसी चीज की स्टडी करना, वैलिडिटी वैधता, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, एनालिसिस यानी विश्लेषण, प्रेडिक्शन माने फोरकास्ट करना या भविष्यवाणी करना, और कंक्लूजन माने निष्कर्ष। ये विशेषताएं अगर हम समाज के अध्ययन में शामिल कर लें तो समाज की जो स्टडी है वो साइंटिफिक स्टडी हो जाएगी। यहाँ जो ये पॉइंट्स इनको मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, ये सब नेचर ऑफ सोशियोलॉजी की जो आपका नेक्स्ट जब लेक्चर होगा उसमें आप इन सब पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, अब और भी बहुत सारी डेफिनेशन है जो अगस्त कोन के अलावा है। ये आपको मतलब हमें पता होनी चाहिए किस डेफिनेशन किसने दी। अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो जनरली स्टेटमेंट दे देते हैं और पूछते हैं ये परिभाषा किसने दी, है ना। तो एक बार मैं इनको पढ़ देती हूँ कि समाजशास्त्र, मैकाइवर और पेज ने क्या कहा है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के विषय में है, यानी सामाजिक संबंधों का जो जाल है, हमने जो समाज का संबंधों का जाल बनाया है वही समाजशास्त्र उसी का अध्ययन करता है। पार्क एंड बर्जेस कहते हैं कि सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय समाजशास्त्र है। दुर्खाइम कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विषय समाजशास्त्र है। एलेक्स सिंकल कहते हैं जो समाजशास्त्री करते हैं, व्हाट सोशियोलॉजिस्ट डू, वही समाजशास्त्र है। जॉनसन कहते हैं कि सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विषय समाजशास्त्र है। और जॉर्ज सिमेल कहते हैं कि मानव संबंधों यानी मानव अंतर संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विषय समाजशास्त्र है। आप इन सभी एंगल, सभी परिभाषाओं को देखो, किसी ने संबंधों का अध्ययन कहा, किसी ने व्यवहार का अध्ययन कहा, किसी ने फैक्ट का अध्ययन कहा, किसी ने ग्रुप्स का अध्ययन कहा, इन सब की स्टडी समाजशास्त्र करता है। ठीक है, अब लास्ट स्लाइड पे आ जाइए। हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इतना सब समझने के बाद कि सोशियोलॉजी जितनी परिभाषाएं आपने पढ़ी उन सब के शब्दों को अगर एक एक हम उसके फोकल पॉइंट को निकाल ले तो हमारी परिभाषा क्या बनती है? सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्शन, इंटरैक्शंस, सोशल रिलेशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल फंक्शंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल ग्रुप्स। अगर हम इसे हिंदी में बोले तो मैं क्या बोलूंगी कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया, अंतःक्रिया, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रक्रिया और सामाजिक संगठन व समूहों का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक विषय है या वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने वाला विषय है। इन शॉर्ट यानी संक्षेप में अगर एक लाइन पे हम कहाँ आ गए? सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी, जो पहली स्लाइड पे लिखा था कि समाजशास्त्र
समाज का विज्ञान है। आपने पहली स्लाइड पे भी यही पढ़ा था और लास्ट स्लाइड पे भी हमारा यहाँ खत्म हो गया कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या नेक्स्ट हम जब भी लेक्चर लेंगे तो आप क्वेरीज हम उठा सकते हैं। थैंक यू।